मैं कम सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बैठिए रजनीश। थैंक यू सर। रजनीश, आपने ध्यान दिया होगा कि कोविड से संबंधित जो प्रोटोकॉल है, जो सावधानियां हैं, उसका ध्यान रखते हुए ही आपकी कुर्सी दूर रखी गई है जी। ताकि कोई रिस्क ना हो आपको भी और हमें भी। बातचीत नहीं करने की स्थिति में मास्क का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं, लेकिन बातचीत करने में असुविधा ना हो इसलिए मास्क हटा ले रहे हैं। चाहे तो आप भी मास्क हटा सकते हैं। जी हटाना चाहेंगे? जी हटा लीजिए। जी। अपनी जाति या संप्रदाय का संकेत किए बिना अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रजनीश कुमार है और मैं वेस्ट चंपारण बिहार से हूँ। मैंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से की है और अभी मैं दर्शन शास्त्र विषय से सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा हूँ और मेरी हॉबी योगा है। अच्छा, आपने ग्रेजुएशन किस विषय से किया? पॉलिटिकल साइंस। कब किया? 2018 में पासिंग आउट हूँ। अच्छा, 2018 में आपने राजनीति शास्त्र, तो राजनीति शास्त्र ही क्यों नहीं ले लिया, दर्शन क्यों ले लिया? सर, अंतिम वर्ष आते आते मैं सब्जेक्ट को बांध नहीं पा रहा था, तो मुझे लगा कि अगर मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ तो मुझे दिक्कत हो जाएगी। और फिलॉसफी इसलिए मैंने लिया कि मेरे सीनियर्स या जो भाई लोग थे तो दर्शन शास्त्र से तैयारी कर रहे थे और मुझे थोड़ा सा, जब भी वो डिस्कशन में मैं जाता तो थोड़ा सा रुचि बढ़ते थे और समझने में आसानी होती थी, इसलिए मैंने फिलॉसफी को लिया था। अच्छा, प्रशासन में जाएंगे तो क्या ज़्यादा काम आएगा, दर्शन ज़्यादा काम आएगा या राजनीति ज़्यादा काम आएगी? जी, दोनों काम आएंगे, तो यह कह नहीं सकते कि कौन सा ज़्यादा आएगा, दोनों का अलग अलग परिप्रेक्ष्य है। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि राज्य के कार्यकर्ता के रूप में, अर्थात एक प्रशासक के रूप में आपका लक्ष्य क्या होना चाहिए? जनता को खुशहाली प्रदान करना या खुशी प्रदान करना? सर, खुशी और खुशहाली में अंतर समझ में आ रहा है? जी जी। क्या अंतर है बताइए। खुशहाली जिसे हम कोई दूसरे लोगों के द्वारा दिया जा सके और खुशी होता है जो स्वयं के द्वारा प्राप्त की जा सके। तो अगर हम नीतियों को, सरकार की नीतियों को सही से लागू करें, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें, तो मुझे लग रहा है कि खुशहाली ज़रूर आएगी जनता में। अच्छा, तो हम खुशहाली के लिए नाना प्रकार की सुविधाएं जनता को देते जा रहे हैं जी, लेकिन उनकी खुशी का स्तर घटता जा रहा है, असंतोष बढ़ता जा रहा है। तो आप दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी के रूप में बताइए कि खुशी के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए क्या करना चाहिए? सिर्फ खुशहाली पर्याप्त है या अन्य भी चीज़ें चाहिए? सर, खुशहाली के लिए तो अध्यात्म, खुशी के लिए, जी, खुशी के लिए अध्यात्म जरूरी है और इसके लिए धार्मिक जो जैसे सत्य, अहिंसा, अस्त्य, इन चीज़ों की अगर पालन किया जाए तो इससे भी आएगा। और दर्शन में योग दर्शन है जहाँ पे प्राणायाम के द्वारा तन और मन की विकृति की शुद्धि की जाती है, इससे भी हमें खुशहाली मिलती है। अगर जनता इन चीज़ों को अपनाती है तो खुशहाली ज़रूर आएगी। खुशी। आप राजनीतिक शास्त्र के विद्यार्थी हैं। आज़ादी के बाद हमने नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित किया है और हम देख रहे हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार बोध लोगों में बढ़ता जा रहा है। जी, बौद्धिक वर्ग, अधिकार बोध। सर सॉरी सर, इस टर्म को मैं समझ नहीं पा रहा। अधिकार बोध नहीं समझते? जी सॉरी सर। अपने अधिकार की चेतना कि मेरा अधिकार क्या है। जी। पुत्र में अपने अधिकार की चेतना पिता से, माँ से, भाई से, बहन से बढ़ती जा रही है, लेकिन दायित्व बोध उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा है बल्कि घटता जा रहा है। जितना दायित्व बोध स्वतंत्रता आंदोलन के पीढ़ी के लोगों में था उतना दायित्व बोध आज की पीढ़ी में नहीं है। अगर सिर्फ अधिकार बोध बढ़ेगा और दायित्व बोध नहीं बढ़ेगा तो सबकी खुशहाली पर क्या असर पड़ेगा? सर, थोड़ा सा मैं आपसे असहमत हूँ कि दायित्व नहीं बढ़ रहा है। दायित्व बढ़ रहा है। दायित्व नहीं, दायित्व बोध बढ़ रहा है। कुछ वर्गों में शायद ऐसा हो कि न बढ़ रहा हो, लेकिन बढ़ रहा है। अगर इन चीज़ों को सिर्फ खुशहाली से जोड़ा, मतलब दायित्व को, जैसे गांव में सड़कें बनाई जाती हैं, इतने पैसे लगा के लोग तोड़ देते हैं सिर्फ अपने खेत की सिंचाई करने के लिए। जी, यह कहीं ना बिजली के खंभे निकाल के अपने छत की ढलाई कर लेते हैं। जी, कहीं ना कहीं जागरूकता का अभाव है और इस संपदा को समझ नहीं पाते हैं कि इससे हम सभी का लाभ होता है। वो निजी हित के लिए ऐसा करते हैं। दायित्व बोध कम हो गया ना जी, तो अधिकार बोध ज़्यादा है। या कुछ वर्गों में या अपवादित विषय ऐसे देखे जाते हैं। आमतौर पे तो नहीं देखा जाता है, लेकिन कुछ शहरों में भी लोग सार्वजनिक नल के पानी को खुला छोड़ देते हैं, बह जाता है।
या पीने के पानी की किल्लत रहती है और लोग पता लगा अपनी कार धो रहे हैं। जी, कहीं ना कहीं संवेदना इस चीज़ के लिए कम है, यह तो मानता हूँ जी। जागरूकता जैसे जैसे आएगी और जैसे जैसे लोकतंत्र का विकास होगा तो लोग इस चीज़ को समझेंगे। जागरूकता आएगी? 75% लोगों में साक्षरता है, 70 साल की आज़ादी हो गई, अब जागने के लिए कितना वर्ष और चाहिए? सर, कोई भी लक्ष्य होता है तो निश्चित रूप से जल्दी नहीं प्राप्त होता है। आदर्श स्थिति तक हमें पहुंचने के लिए धीरे धीरे प्रयास करना पड़ता है। तो अभी भारत संक्रमणकालीन अवस्था में से गुजर रहा है इसका लोकतंत्र, तो धीरे धीरे यह चीज़ें आएंगे और लक्ष्य को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है राजेश, आपको बिहार प्रशासनिक सेवा में आना है जी। क्या आप में ऐसा गुण है जिससे आपका सिलेक्शन किया जाए? जी, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि को उतनी अच्छे तरीके से जानता हूँ जितना मैं शहरी पृष्ठभूमि को। तो मुझे लगता है कि अगर मैं इस क्षेत्र में आता हूँ तो लोगों का जो नीतियाँ हैं, ट्रेट बताइए, पर्सनालिटी के गुण बताइए। जी जी। तो ठीक है, आपका एक्सपीरियंस है। धैर्य है मुझ में, ईमानदारी भी है, सत्यनिष्ठा, इन चीज़ों को। सत्यनिष्ठा क्या होती है? सत्य प्रतिनिष्ठा की, हमेशा सत्य की ही जीत होगी किसी भी स्थिति में, जैसे सत्यमेव जयते। अगर मान लीजिए आपको बिहार का चीफ सेक्रेटरी बनाया जाए तो क्या प्रायोरिटी आप देंगे बिहार के डेवलपमेंट में? सर, सबसे पहले तो जो युवा संसाधन है, जो जनसांख्यिकीय लाभांश है, इसके दोहन के लिए स्किल्स पे फोकस करूँगा। और इसके अलावा जो कुटीर उद्योग की स्थापना करने के लिए फोकस करूँगा। और इसके बाद जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के लिए काफ़ी संभावनाएं हैं, क्योंकि फल और सब्जियां काफ़ी बिहार में उत्पादन होता है, तो इसके लिए भी करूँगा। महिला सेफ्टी के लिए सरकार ऑलरेडी कर रही है, लेकिन इसे और तीव्र करूँगा। जो सीनियर सिटीजन्स हैं और जो बुजुर्ग हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी मैं ध्यान दूँगा। अच्छा, अकबर बाबर के ज़माने से बाढ़ की समस्या है, नॉर्थ बिहार में बाढ़ आती है। जी जी। क्यों नहीं ठीक हो रहा है? क्या लगता है आपको, क्या प्रॉब्लम है और आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है इसके लिए? जी, इसके लिए सबसे बड़ा कारण है कि जो उत्तर बिहार की नदियाँ हैं वो हिमालय से निकलती है और तीव्र गति से अपने मार्ग को परिवर्तन करती है। तो इस कारण कोई भी नीति जो बनती है वो सस्टेन नहीं हो पाती है, क्योंकि वो मार्ग बदल देती है। और दूसरा कि इनकी जो तलछट जो नदी का गाद होता है, मार्ग बदल देती है, तो ये प्रॉब्लम तो नया नहीं है, बहुत पुराना है। क्यों नहीं गवर्नमेंट ऑफ बिहार रिहेबिलिटेट कर देती है? जो बाढ़ वाला इलाका है, फ्लड प्रोन इलाका, उससे रिहेबिलिटेट कर दे, एक्सचेंज कर दे लैंड को। इसके दो कारण हैं। पहला तो जहाँ पे जो लोग रहते हैं उस क्षेत्र से जुड़ाव होता है, तो उस क्षेत्र को वो छोड़ना नहीं चाहेंगे। और दूसरा यह है कि अगर दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए ऑलरेडी पहले से ही भूमि कम है, तो मुझे लग रहा है कि भूमि की भी समस्या आएंगी। उस तरह से पर्यावरण उनको देना, उस तरह से माहौल देना, इसकी समस्या। बाढ़ आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? सॉरी सर, रिकॉल। पटना में ही है। जी, थैंक यू सर। चलिए, ये बताइए कि पॉलिटिकल साइंस में कौन से थिंकर आपको सबसे अच्छे लगते हैं? कुछ तो ओवरलैपिंग थिंकर हैं जो आप फिलॉसफी में भी पढ़े हैं। जी, महात्मा गांधी जी और कार्ल मार्क्स मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्या दोनों में अंतर है? दोनों के विचारों में, कार्ल मार्क्स के विचारों में और महात्मा गांधी के विचारों में डिफरेंसेस बताइए और सिमिलैरिटी भी बताइए। जी जी, पहले डिफरेंस मैं बताता हूँ जी। कार्ल मार्क्स कहते थे कि अगर साध्य उचित है तो किसी भी साधन का प्रयोग किया जा सकता है। उन्होंने इसके लिए हिंसा का प्रयोग किया था साधन के रूप में। और जबकि गांधी जी यह कहते हैं कि अगर साध्य उचित पवित्र है तो साधन भी पवित्र होना चाहिए। यह मूल अंतर है। और समानता में सर, दोनों समानता के पक्ष, मतलब इन दोनों के दर्शन में जो समानता है, दोनों समानता के पक्षधर है। समाज में समानता आधारित व्यवस्था को समानता किस तरह से, कुछ बताइए। जैसे यह क्षैतिज व्यवस्था होनी चाहिए, कोई भी वर्ग हो एक दूसरे पे प्रभुत्व स्थापित न करे, नियंत्रण न करे, सोसाइटी हो जी, शोषण न करे, सोसाइटी और क्लासलेस, स्टेटलेस ऐसे शब्द का प्रयोग करना चाहिए। जी, वो जीवर्ग रहित समाज की स्थापना की बात करते हैं। और अपने दर्शन के अंतिम अवस्था में दोनों अराजकतावादी हैं। बोलते हैं कि राष्ट्र की आवश्यकता नहीं है क्योंकि व्यक्ति सद्गुणी हो जाता है। यह गांधी जी मानते हैं और कार्ल मार्क्स भी ऐसा ही अपने दर्शन में राष्ट्र को लास्ट अवस्था में वो बोलते हैं कि इनका लोप कर देना चाहिए। चलिए, योग के स्टेप्स बताइए। अष्टांग योग जो हैं, जी जी, उनके स्टेप्स क्या हैं, क्रम अनुसार बताइए। जी, यम का तात्पर्य क्या होता है, मीनिंग भी बताते जाइए। जी, यम होता है कि हमें शपथ लेना चाहिए, सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह की, यम ब्रह्मचर्य की भी। जी जी। नियम हो गया कि यम किस लिए, यम फॉर व्हाट? सर, शपथ लेना कि हम इस चीज़ को करेंगे, सत्य पे अडिग ही रहेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है?
सत्य तो एक उसका वो हो गया। यह जो अष्टांग योग है एक प्रक्रिया है मोक्ष अवस्था तक पहुंचने की। तो पहली जो अवस्था है कि आपको मन की तन के त्याग के लिए आगे जी तन की शुद्धि और मानसिक विकारों को दूर करना। नियम के बारे में बताइए। तो नियम हो गया कि सद आचरण को पालन करना, यम नियम। आसन हो गया कि आपको ध्यान मुद्रा में बैठना है। प्राणायाम हो गया कि ध्यान मुद्रा में बैठना है कि जैसे रिलैक्स हो सकते हैं वैसे बैठना है जी नहीं, एक पोस्चर बनाकर जैसे पैरों को चढ़ाकर जो जी अच्छा। जी। तो वो हठ योग नहीं हो गया सर? हठ योग होता है कि आसन और प्राणायाम दोनों को मिला दिया जाता है, तो उसको हठ योग आधुनिक युग में बोला जा रहा है। और प्राणायाम हो गया कि श्वासन प्रक्रिया द्वारा श्वासन को नियंत्रण कैसे करते हैं? सांस को, जैसे कि अनुलोम विलोम में सांस को अंदर लिया जाता है। कुंभक क्या होता है जी? कुंभक, सॉरी सर, इस अवस्था इसके प्रत्याहार क्या है? प्रत्याहार हो गया कि मन को बाह्य विकारों से दूर किया जाता है। अच्छा, उससे आगे धारण हो गया कि हमें किसी विषय को सोचना है, जैसे कि यम पे किसी एक विषय पे कंसंट्रेट करना है खुद को। धारण ध्यान हो गया कि उस चीज़ को हमेशा सोचते ही रहना है, उसके अलावा कहीं एथी नहीं करना। और समाधि की जो अवस्था आएगी यहाँ पे हम सारी चीज़ों से तन और मन की विकृति दूर हो जाएगी और यहाँ पे हम मोक्ष को सोच पाएंगे और उसको मतलब मिल पाएगा वो चीज़। गीता में योग को साधन माना गया है या साध्य? जी साधन के रूप में लिया गया है। और योग दर्शन में? योग दर्शन में भी साधन ही लिया गया है और वो यह बोला गया कि अंततः मोक्ष तो आपको ज्ञान से ही मिलेगी। समाधि के बारे में क्या है? वो साधन है कि साध्य है योग दर्शन में? जी साधन, जहाँ तक मुझे लग रहा है सर साधन ही है। चलिए। रजनीश जी सर, 6 अगस्त को आपका इंटरव्यू है। जी सर। 6 अगस्त क्यों बहुत महत्वपूर्ण दिन है दुनिया के हिसाब से देखें तो? जी 6 अगस्त को हिरोशिमा में परमाणु बम पहली बार अमेरिका द्वारा गिराया गया था, एक त्रासदी के रूप में लिया गया था। आज परमाणु बम के लिहाज से, जी परमाणु हथियारों के लिहाज से दुनिया कहाँ पर खड़ी है? क्या क्या प्रयास किए गए उस घटना के बाद? जी उसके इस चीज़ को रोकने के लिए कि आगे ऐसी घटनाएं न हो, 1968 में NPT की संधि हुआ था। उसके बाद परमाणु निषेध संधि सर एग्जैक्ट याद नहीं रहा है, 1988 में या कुछ हुआ था। उसके 1998 में भी जो भारत ने परीक्षण किया था उसके बाद भी ऐसा कुछ प्रयास किया गया था रोकने के लिए। एग्जैक्ट सर याद नहीं आ रहा, सॉरी सर। एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है जी। अच्छा, बिहार में आजकल महिलाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, कुछ है आइडिया आपको? जी सबसे पहले तो 7 निश्चय कार्यक्रमों के तहत कई सारे चल रहा है, जैसे कि सक्षम महिला सशक्त महिला, इसके तहत अभी रोजगार के लिए महिला उद्यमी योजना चलाया जा रहा है स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद सुकन्या समृद्धि योजना के तहत उनको सशक्त किया जा रहा है। पोषाहार, बालिका पोषाहार योजना हो गया। और उसके बाद प्रसव के लिए एम्बुलेंस की सेवा यह मुक्त किया जा रहा है, कुछ पैसा भी दिया जा रहा है DBT के थ्रू। उसके अलावा सर और जीविका योजना के तहत वो कुटीर उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है सर। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना आपने सुना है? जी। क्या है इस योजना के महत्वपूर्ण बिंदु? जी इसमें जो बालिका हैं जो मतलब पढ़ने वाली है, उनको शुरू से ग्रेजुएशन तक के लिए सरकार कुछ प्रोत्साहन राशि देती है। जैसे कि शुरू में तो पोशाक दे दी, इंटर करने के बाद उसको 25,000 देगी और ग्रेजुएशन करने के बाद उसे 50,000 देगी, एक प्रोत्साहन राशि के रूप में, ताकि वो आगे भी पढ़ाई जारी रख सकें। गुड। ये बताइए कि आप पश्चिमी चंपारण से हैं, आपने बताया। पूर्वी चंपारण में केसरिया बौद्ध स्तूप को विकसित किया जा रहा है। जी। क्या जानते हैं आप केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में? सर वो तो मौर्यकालीन है, अशोक द्वारा बनवाया गया था और बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है सर। अभी संरक्षण का स्तर पर उतना अच्छा प्रयास नहीं किया जा रहा। अभी जो बाढ़ आया उसमें पानी काफ़ी भर गया है और इसे को लेकर वहाँ का जो माननीय DM साहब है, उन्होंने भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बोला है कि इनका संरक्षण किया जाए। मुझे लगता है कि और ज़्यादा संरक्षण की आवश्यकता है। बिहार सरकार उतना अभी इस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रही है। ठीक है। शराबबंदी एक बहुत बड़ा स्टेप लिया बिहार सरकार ने। जी। लेकिन शराबबंदी को लेकर इम्प्लीमेंटेशन पर आरोप लगते रहे कि बहुत अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और शराब घर घर बिकता है। जी। ब्लैक मार्केटिंग होती है उसकी। दूसरी तरफ राज्य का रेवेन्यू लॉस होता है बहुत बड़ा।
आपको लगता है अब शराबबंदी के इस स्टेप को फिर से सोचना चाहिए सरकार को और पीछे हटना चाहिए थोड़ा? सर मुझे नहीं लगता है कि सरकार को पीछे हटना चाहिए। ऐसी जो घटनाएं हैं वो अपवादित रूप में देखने को मिलती है और इसके लिए पुलिस प्रशासन तीव्र प्रक्रिया करके इन चीज़ों को रोकती है। जहाँ तक बात है कि राजस्व की हानि, तो सरकार के लिए यह एक मतलब साहसी कदम है कि इतना राजस्व हानि होने के बावजूद भी इस चीज़ को ऐसी कर रही है। और सर इसके सकारात्मक प्रभाव भी बिहार में देखे गए हैं, जैसे कि रोड एक्सीडेंट कम से कम 63% की कमी आई है और हत्या के मामले में 28% के आसपास, और इसी तरह से भ्रूण हत्या भी कमी आया है। दूध के जो कंजप्शन है इसका बिक्री बढ़ा है, एग्जैक्ट से डाटा नहीं याद है कि कितना % किसका हुआ है। मतलब ये इन चीज़ों को देखने को मिल रहा है कि सकारात्मक प्रभाव बढ़ा है। मुझे नहीं लगता है कि इन्हें बंद करना चाहिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश में नई जनसंख्या नीति आपने सुना? जी सर। उसके ड्राफ्ट को जारी किया गया जी, और कहा गया कि 2 से अधिक जिनके बच्चे हैं उनको वो सहूलियतें नहीं मिलेंगी और जिनको 2 बच्चे तक हैं उन्हें बहुत सारी सहूलियतें हैं। जी ठीक है। 2 बच्चों के लिमिटेशन, सरकारी नौकरी में बहुत सारे फ़ायदे, प्रमोशन में फ़ायदे, ठीक है, टैक्स में रिबेट। जी। तो जो गर्भपात की दर है वो बढ़ने की संभावना जताई जा रही है, आशंका जताई जा रही है। जी। आपको लगता है इस स्टेप पर सरकार ने ठीक से विचार नहीं किया? आपकी क्या राय है? क्या गर्भपात की संभावनाएं बढ़ जाएंगी? सर पहले से इसके लिए रोकने के लिए कानून सरकार ने बना रखी है और काफ़ी सख्ती से इसका पालन किया जाता है, और ऐसी घटनाएं आती है तो निश्चित तौर पे सरकार तेज़ी से कदम उठाएगी और इस चीज़ों को रोकेगी कि ऐसी घटनाएं आगे ना बढ़े। कानून होने के बावजूद हमारे देश में बाल श्रम, जी सर, बाल विवाह, जी, ये सारी चीज़ें चरम पर हैं। कई स्टेट तो बहुत ज़्यादा चंगुल में हैं, जी, आपको पता है। जी। गर्भपात के खिलाफ कानून तो हमारे पास बहुत पहले से है, फिर भी गर्भपात की घटनाएं, लड़के की चाह में जो गर्भपात होता जी, है, जी। तो फिर क्या इस पर सरकार को एक बार विचार नहीं करना चाहिए कि इस तरह के अगर हम नियम ले आएंगे, कानून ले आएंगे, जी, या फिर इस तरह का प्रोत्साहन देने की कोशिश करेंगे तो एक असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी? जी सर, जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह जागरूकता, शिक्षा। अगर इस चीज़ों पर हम फोकस करें तो ऐसे कानून की हमें आवश्यकता ही नहीं होगी, और न तो गर्भपात की आवश्यकता मतलब लोग कराएंगे और ना ही 2 बच्चों से ज़्यादा हुए रखेंगे। तो अगर जागरूकता और शिक्षा पे ज़्यादा फोकस किया जाए तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ठीक सर। रजनीश, इस वर्ष बिहार का बजट किसने पेश किया? माननीय तारकिशोर प्रसाद सिंह सर। कौन कौन से मंत्रालय उनके पास हैं? उनके पास सर 2 मंत्रालय हैं, एक वित्त मंत्रालय और एक सर याद नहीं आ रहा है, सॉरी सर। अच्छा, बजट की क्या खासियत रही इस बार जो पेश किया गया? कुल व्यय कितना प्रस्तावित है? जी 2.18 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया है, और जो विशेषता है इसमें आत्मनिर्भर बिहार के तहत 7 नेशनल कार्यक्रम को भी लाया गया है, और सबसे ज़्यादा व्यय शिक्षा पे किया गया है, उसके बाद सामाजिक सेवाओं पे और स्वास्थ्य पे भी सर 6.94% किया गया है। आम बजट के अलावा और कौन कौन से बजट पेश किए गए हैं? शायद सर जेंडर बजट भी बिहार सरकार साथ में पेश करती है। और जी, और सॉरी सर मैं रिकॉल एक हरित बजट भी पेश हुआ है, ध्यान दिया आपने? शायद ये पिछले बार से पेश किया जा रहा है जी। तो एक जेंडर बजट हो गया, एक हरित बजट हो गया, इसके अलावा कोई और विशिष्ट बजट पेश हुआ है? सॉरी सर मुझे एक चाइल्ड बजट भी पेश हुआ है। जी, मुझे सर उतना जानकारी नहीं है। उतनी जानकारी नहीं है? मैं नहीं पढ़ पाया हूँ इसे। अच्छा, बजट होता क्या है वैसे? सर यह सरकार के आय और व्यय का लेखा होता है कि कितना आने वाले समय जो वित्त वर्ष होता है इस कितना आएगा सरकार को मिलेगा और कितना खर्च सरकार करेगी। अच्छा, क्या संविधान में इसका उल्लेख है? जी सर, बजट शब्द का उल्लेख शब्द नहीं है, वित्तीय विवरण के रूप में इसका उल्लेख किया गया है। किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 112। अच्छा, ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के लिए अनुच्छेद 112 ही लागू होता है कि राज्य सरकार के लिए कोई अलग अनुच्छेद है? जी राज्य सरकार के अलग है। और वो कौन सा अनुच्छेद? सॉरी सर याद नहीं। अच्छा, अनुच्छेद 51 जो संविधान में लाया गया है, इसके पीछे जो संविधान सभा की चर्चा थी, डिबेट था, वो क्या डिबेट था और उस अनुच्छेद में कितने प्रावधान रखे गए हैं, कितने क्लॉज हैं उसके अंदर? सर अनुच्छेद 51
सर जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध जी, तो सर मुझे एग्जैक्ट याद तो नहीं है, अगर आपकी अनुमति हो तो। मुझे लग रहा है कि केंद्र सरकार के साथ राज्यों का भी सहयोगात्मक रवैया होना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए। अच्छा, राज्य सरकारों का उल्लेख है उसके अंदर? सॉरी सर, मैं उतना डिटेल नहीं पढ़ पाया हूँ। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या किस विषय सूची के विषय है? संघ सूची का, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का? सर यह तो केंद्र सूची में होना चाहिए। सॉरी सर, एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है। अच्छा, ये बताएं कि प्रियम्बल में संविधान सभा ने समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये दोनों शब्द नहीं डाले थे। जी जी। क्या सोच रही होगी, क्यों नहीं डाला था? सर पहले से ही इसका ढांचा था संविधान में समाजवादी और पंथ निरपेक्षता का, शायद उस समय। जी सर, उस समय का सिचुएशन मुझे एग्जैक्ट मैं नहीं पढ़ा हूँ। अच्छा, तो राजनीति शास्त्र में आपने ग्रेजुएशन दिल लगा के नहीं किया लगता है? जी, यह बड़े भाइयों ने बोला था कि इसमें कर लो, तो मैं मेरी व्यक्तिगत रुचि इसमें, उस समय तो मुझे नहीं पता था कि कौन सा सब्जेक्ट करना। तो कल को प्रशासक बनेंगे, फिर बड़े भाई बहन कहेंगे कैसे काम करना है, वैसे ही करेंगे? सर वह अवस्था दूसरी थी और अभी की अवस्था दूसरी है, क्योंकि अब मैं स्वयं निर्णय लेता हूँ। अब आप स्वयं निर्णय ले लेते हैं? जी। ठीक है, ये बताएं कि अगर आपको पुलिस अधिकारी बना दिया जाए जी और किसी अनुमंडल विशेष में आपकी नियुक्त की जाए जी, और वहाँ पता लगता है कि वहाँ के नेता और वहाँ के अपराधी के बीच में साठगांठ है जी, जो चुने हुए नेता है जी, और वो दोनों मिलकर, मतलब नेता के प्रतिनिधि के तौर पर अपराधी वहाँ के व्यापारियों से वसूली करते हैं जी, महीने में या हफ्ते में, तो आप क्या निर्णय लेंगे? ऐसे में क्या करेंगे? सर अगर ऐसी मुझे सूचना मिलती है तो तत्काल में जो कानून कार्रवाई होगी वो करूँगा, जांच बैठाऊंगा। किसके खिलाफ? सिर्फ उस अपराधी के खिलाफ या नेता के खिलाफ भी? सर जिनके खिलाफ मुझे सबूत मिलेगा उनके खिलाफ मैं अवश्य कार्रवाई करूँगा कानून। और मान लीजिए नेताजी के खिलाफ सबूत मिल गया तो? जी, कानून, नेताजी कानून से बढ़कर नहीं है। और नेताजी अगर शासक दल के ही हो गए तब भी मैं कानूनन कार्रवाई करूँगा, क्योंकि यह एक आदर्श के रूप में जनता और नेताजी में कोई अंतर नहीं है, इस कारण मैं कानून। और जैसे ही उनको पता लगेगा कि आप कार्रवाई करने जा रहे हैं वो आपका ट्रांसफ़र करा देंगे दूसरी जगह? सर तब भी मैं अपने जो आएंगे या अपने वरीय अधिकारी हैं उन्हें इस बात को मैं पूरी तरह से बताऊंगा और समझाऊंगा कि। और अगर वरीय अधिकारी भी आपको डांट दे कि खामखा बहादुरी दिखाने की क्या ज़रूरत है? सर तब न्यायालय का शरण में मैं जा सकता हूँ। कोर्ट में केस करेंगे? जी कर सकता हूँ। जी। किस अनुच्छेद के तहत केस होगा, किस कानून के तहत? जी सॉरी सर, मुझे एग्जैक्ट अभी नहीं पता चल रहा। ठीक है रजनी साहब, से बातचीत करके अच्छा लगा, आपका इंटरव्यू हो गया, जा सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। आइए रजनी, बैठिए। इंटरव्यू स्तर पर पहली बार पहुंचे हैं बिहार में या पहले भी दिया इंटरव्यू? नहीं, अब मेरा पहला, ये पहला अवसर होगा। जी। तो कैसी तैयारी लग रही है? सर मुझे लग रहा है कि कॉन्फिडेंस मेरा लेवल कम है और शायद बोलने में मुझे कुछ समस्या आ रही है। अच्छा, और पॉलिटिकल साइंस मुझे लग रहा है कि अभी मैं तैयारी नहीं कर पाया हूँ सर। 29, 30, 31 को मेंस है, तो मैं सोचा था कि बाद में मैं पढ़ूंगा मेंस के बाद। जी, इस चीज़ को पॉलिटिकल साइंस, क्योंकि यह मुझे लाभ इसमें नहीं आने वाला है। ठीक है, ठीक है, तो आपने समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए, जो वस्तु स्थिति है उसमें और बेहतरी के लिए आप एक बड़े अच्छे कैंडिडेट हैं, इसलिए कुल मिला के अभी हम लोग सिर्फ इस बात पर कंसंट्रेट कर रहे हैं कि आपके वहाँ के परफॉर्मेंस को और अधिक असरदार कैसे बनाया जाए। जी। आपकी एंट्री अच्छी है, लेकिन इसमें और थोड़ी सी चुस्ती अगर आ जाए, मतलब थोड़ा और स्मार्ट एंट्री, फुर्ती के साथ, मतलब बहुत अब ये बैलेंस बना के चलना होगा। थोड़ा सा वीडियो ध्यान से देखिएगा। जी जी। बहुत हड़बड़ा के भी प्रवेश नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा स्फूर्ति के साथ करना है। तो एंट्री थोड़ी सी और स्मार्ट और स्फूर्ति के साथ हो करेंगे। अभिवादन आपने सही किया, लेकिन अभिवादन में भी थोड़ा एनर्जी लेवल, जी जी, मतलब चुस्ती के साथ करेंगे तो थोड़ा और असरदार, आकर्षक होना चाहिए, ध्यान आकर्षित करने वाला। कोट का बटन बैठते समय खोल लिया करिए। जी जी। अभी बंद है, ये अटपटा लगता है। जी जी। तो मुझे लगा कि इससे खोलने से कोई दिक्कत नहीं ना, उन खराब नहीं लगेगा? नहीं, एंट्री करना है बटन लगा के। जी। बैठते बैठते जी, बिना
उधर देखे, बैठते बैठते एक हाथ से खोल लेना है। अब ये भंगिमा अच्छी लग रही है तो कोट का बटन खोल के बैठना है। हैंड प्लेसमेंट आपका ठीक था और लिबास आपका ठीक है, ड्रेस सेंस अच्छा है, टाई थोड़ी सी ढीली है तो खैर वो प्रैक्टिस करिएगा तो हो जाएगा। तो लिबास ठीक है, भाषा में प्रवाह आपका ठीक है, कॉन्फिडेंस आपने सही कहा कि कॉन्फिडेंस थोड़ा और बेहतर हो तो फ्लो भी असरदार दिखेगा। तो कॉन्फिडेंस थोड़ा और बढ़ा के, क्योंकि आपके उत्तर अच्छे हैं जी, आपकी तैयारी अच्छी है, करंट पे या और भी डैप से रिलेटेड जो आपकी तैयारियां हैं अच्छी है। थोड़ी सी गहराई की कहीं कहीं कमी है, तो मतलब योग से संबंधित जो बारीक बातें हैं वहाँ जब प्रवेश करते हैं तो बारीकियों में आपने या बजट के अंदर जो बारीकियाँ थी जी जी, लेकिन आपने कवर कर रखा है, तो वो चीज़ अच्छा है। इस बात का विश्वास आपको रखना चाहिए और इसके पूरे आत्मविश्वास के साथ फ्लो थोड़ा और अच्छा हो सकता है। फ्लो ऐसे ठीक है लेकिन और थोड़ा बेहतर हो सकता है। आई कांटेक्ट आपका ठीक है, जिसे बात करनी है उसी को देखना है। आई कांटेक्ट ठीक है। बैठने की भंगिमा थोड़ी और सहज हो सकती है, जैसे कि आपने नीचे पाँव एकदम सटा रखा है, नीचे के पाँव को थोड़ी सी दूरी पर रख रही है जी, ठीक। और शरीर को थोड़ा और सीधा रख सकते हैं जी, ऐसा थोड़ा सा और पीछे सरक के बैठे तो जी, ज़्यादा अकड़ तो नहीं है, नहीं एकदम सहज होना चाहिए जी, ठीक है। तो ये भंगिमा थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी। चेहरे पे थोड़ा सा भाव रखें, चेहरा आपका बड़ा सपाट भाव वाला है जी, मतलब थोड़ा सा खुशहाली चेहरे सर वो पे नहीं आता है मुस्कुराहट में, अगर कोशिश करूँ तो ख़राब लगेगा सामने वाले, क्योंकि वो अननेचुरल हो जाएगा ना, तो उसको नेचुरल बनाना है। सर ये कैसे मैं करूँगा? वो घर में बैठकर प्रैक्टिस करिएगा जी। कई बार मुस्कुराहट आँखों में नज़र आती है जी, एक तो होठों से मुस्कुराता है आदमी, कभी कभी आँखों से मुस्कुराता है, तो कम से कम आँखों से मुस्कुराइए जी, ठीक है। प्लेजेंट लुक होना चाहिए, ठीक। तो थोड़ा लुक अपना प्लेजेंट बनाइए, एकदम सपाट भाव वाला नहीं होना चाहिए जी। और कंटेंट ये सब हो गया आपका वर्बल नॉन वर्बल। कंटेंट में आपने समझ ही लिया कि पॉलिटिकल साइंस में थोड़ा सा और बेहतर काम करना पड़ेगा, कुछ बहुत ज़रूरी जो आर्टिकल्स हैं जी जी, जो समसामयिक विषय हैं उस पर थोड़ा सा काम कर लीजिए। बिहार में नशाबंदी है, बाढ़ एक शाश्वत समस्या है, तो बाढ़ पे आप चूँकि आपकी बाकी प्रश्नों के जवाब से लगता है कि जिन विषयों पे आपने तैयारी की है वहाँ संतुलित आपने जवाब विकसित कर रखा है। बाढ़ पे शायद आपने चिंतन नहीं किया है, बाढ़ पर अध्ययन नहीं किया है जी जी, तो ऐसे विषय को चुन लीजिए 10, 12, 15 जो बिहार के शाश्वत विषय हैं। बाढ़ है, बाल विवाह है, नशाखोरी है या नशे के कारोबार में अवैध व्यापार, इस तरह के जितने भी हैं उसको थोड़ा तैयार कर लीजिए। तैयारी जब आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है प्रस्तुतिकरण आपका असरदार हो जाता है जी, ठीक है। तो कंटेंट पे थोड़ा सा और काम कर लीजिए और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। आप बड़े ही मुझे लगता है बहुत अच्छा आप इंटरव्यू देंगे, बोर्ड आपको काफ़ी पसंद करेगा जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति अच्छी है और मैच्योरिटी है आपके आंसर में, प्रश्नों को आप समझते हैं, प्रश्न समझने में आप गलती नहीं करते, चूक नहीं करते, प्रश्न का मर्म समझ जाते हैं। ये सब बहुत सारे सकारात्मक चीज़ें हैं आपके। तो एक प्रशासक में जो बहुत सारे गुण होने चाहिए, दृढ़ता होनी चाहिए, नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, ये सब चीज़ें आपके अंदर हैं, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।